भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैदान चली जाऊंगी। सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग कि अगर रेल का एक्सीडेंट हुआ है तो रेल मंत्री आए, तो बस ये रील बनाने नहीं आए। रेल मंत्री है, रील मंत्री नहीं है। अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इधर उधर बकैती न करे, तो ये अपनी जवाबदेही तय करे। पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री भी करे एरर है, शिक्षा मंत्री करे एरर है, बिहार में करे कि लीक हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कि इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहाँ। पानी की समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, बिजली की कोई समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो जाए तो वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज है, टारगेट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप कंचना यादव को महंगाई, बेरोजगारी और एग्जाम में पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार पर भाजपा को घेरते हुए देखने वाले हैं। हालांकि डिबेट में बतौर एंकर गुल्लू देवगन मौजूद है, इसलिए यहां आपको सत्ता पक्ष की चापलूसी भी साथ में देखने को मिलेगी। लेकिन यहीं पर कंचना यादव ने इनके सभी गोदी सवालों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इनकी बोलती को बंद करने की पूरी कोशिश करी है। बाकी दोस्तों, डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा डिबेट आप खुद देखिए। चलो भाई, मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैदान चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। आप शांत बैठिए, शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे क्या गंदी भाषा आपको ऑडियो जा रहा है? आपको ऑडियो नहीं जा रहा अभी। राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग। क्या भाषा आपको गंदी लगी? आप बोलिए ना, नौजवानों पे अग्निवीर पर बोलिए आप। ठीक है, मैं जदयू से निवेदन करूंगा, वो तो नहीं चिल्लाइए। सुबह यहाँ, शाम में उस पार्टी में, सुबह इस पार्टी में, शाम में उस पार्टी में। थोड़ा आराम से रहिए, कल हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए आपको, तो आवाज कम रखिए। मैंने बोला कि क्या फासिस्ट टेंडेंसी क्या है, जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, जो रेड्डी बंदों से $1 बॉन्ड का पैसा गया, बंदा बोले वही रेड्डी था ना। सर, जो केजरीवाल जो की पैसा दिया वो जेल में चले गए। एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, रोहन गुप्ता जेल में नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक है, रोहन गुप्ता, अब रोहन गुप्ता मारिए। एक बात यह है कि पहले सभी पार्टियों को सभी कॉर्पोरेट पैसा दिया करते थे, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा रिपोर्ट आया करीब 50 फर्म्स का जी, कि उनके ऊपर एक डेट में पहले तो उनके ऊपर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ उनके अकाउंट में जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, भारत की संसद में पेश होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उसी रेड्डी के मामले में केजरीवाल जी जेल में है, उसी मामले में रेड्डी फाइनेंसर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा डालता है, क्योंकि ममता जी के पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है इंडिया अलायंस के पास, तो फिर राहुल जी के पास आप कह रहे हैं कि ये लोग तो दबाव, बीजेपी वाले दबाव डाल के पैसा दे रहे हैं, ईडी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी की एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो विपक्ष के पास एक्सटॉर्शन का कौन सा टूल है कि उनको पैसे मिल रहे हैं? मैंने आपको बोला कि एक्सटॉर्शन करके इन दबाव बना के पैसे लिए गए और बाद में प्रफुल्ल, वो कौन थे बंबई वाले मुख्यमंत्री जी, चक्की पिसिंग उसके लिए बोले थे। और फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे थे अमित शाह जी जेल डालूंगा, प्रफुल्ल को प्रधानमंत्री बोले थे बंबई में, क्या हो गया? ठीक है, जवाब वजीर बना दिया। ओके, वजीर बना दिया। वाह, कहना है जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनाव के पहले इतना बड़ा हल्ला हो रहा था, जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पूरा लाभार्थी का लिस्ट आया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे अगर भाजपा को मिले तो वो जबरदस्ती लिए गए और विपक्ष को मिले तो वो प्यार से दिए। ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। दूसरी चीज, आपने एक विपक्ष के लिए सवाल पूछा कि सीटें बढ़ी है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी के मुद्दों को उठाए। 2 बड़े मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी पे हमेशा विपक्ष ने सत्ता को गिरा है। आज जहां जहां उनकी राज्य सरकार है, मुझे बताइए कर्नाटक में भी टैक्स बढ़ा दिया, तो क्या महंगाई पे बार हुआ क्या? ये महंगाई के साथ आप चल रहे हैं, आपकी गारंटी के लिए आप बोल रहे हैं। कंचना यादव, देखिए महंगाई का मुद्दा आप लोग उठाते हैं और बार बार करते हैं, भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसके साथ आपका अलायंस है, उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और जब सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट रहे हैं इस पूरे मामले से। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कर्नाटक की सरकार ने बढ़ाए, क्यों?
देखिए यही कहते थे राजस्थान में आएंगे तो 400 का सिलेंडर देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, कहाँ गए? और आते ही सरकार में बोले हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ये झूठे वादे आप लोग करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाई रोड जाओ तो हर इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि एक नॉर्मल चीज भी जब ट्रांसपोर्ट होती है रोड के जरिए तो उसका प्राइस टोल टैक्स की वजह से बढ़ा दिया गया है। और उसके मिनिस्टर जो है इनके हैं, नितिन गडकरी जी जो भी हैं, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमारा कोई एक सेकंड हमारा कोई मकसद नहीं है सरकार को अस्थिर करने का। हम चाहते हैं कि इस देश को एक स्थिर सरकार मिले जो सुचारू रूप से काम करे। आप सुचारू रूप से काम करने का मतलब यह है कि अगर रेल का एक्सीडेंट हुआ है तो रेल मंत्री आए और उस पर बताए प्रॉपर कैसे हुआ। बस ये रील बनाने नहीं आए, रेल मंत्री है, रील मंत्री नहीं है। और अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इधर उधर बकैती न करे, बल्कि आए और साथ में काम करे। तो ये अपनी जवाबदेही तय करे। पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री अभी करे एरर है, शिक्षा मंत्री करे एरर है, बिहार में करे कि लीक हो गया। समझ ही नहीं आ रहा कि इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहां, इनका कॉन्ट्रडिक्शन है कहां। जी मैं आपको बता रहा हूं, पहले सत्यप्रकाश मिश्रा आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि हर चीज प्लानिंग के साथ होनी चाहिए और हर चीज पे जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। आप एक बात बताइए अमिश देवगन जी, पिछले 10 सालों में कौन सी ऐसी बात हुई जो प्लानिंग के साथ नहीं हुई इस देश में? अगर कोई भी योजना सरकार की आई, चाहे वो किसानों को पैसा सीधा देने का था, क्या ये प्लान नहीं था? और इस बार सरकार बनते ही 20,000 करोड़ उसके लिए जारी नहीं किया गया? गलतियां जहां हुई वहां भी इस बात की देखा देखी की गई और उसकी जांच की गई और संबंधित अधिकारी को उस संबंध में निर्देश दिए गए। बड़ा सवाल पे आ रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि इस सरकार में क्या बड़े और कड़े फैसले हो पाएंगे भ्रष्टाचार पर? जिस तरह मोदी सरकार पहले कार्रवाई कर रही थी मोदी 2.0 में, क्या 3.0 पे कर पाएगी? नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा बयान हमेशा रहता है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। हम गधे नजर आते हैं मोदी जी को। अगर राष्ट्र हित में कोई भी फैसला होगा, एनडीए वो फैसला लेगी, वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, सीमा सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे युवाओं के भविष्य से रिलेटेड हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। मैं एक दोहरा दूं, जब पहली बार केजरीवाल पर यह शराब घोटाले का आरोप लगा और लोग जेल गए, हमारी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है और ट्विटर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, अदालत इस मामले में फैसला करेगी। जांच कभी दो भी जांच अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, हम कभी जांच को नहीं रोकते और अदालत के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। अब राजेश गुप्ता, पानी की समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, बिजली की कोई समस्या हो तो केंद्र जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो जाए तो वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज है। ये लोग बात पलटते हैं, इनकी बातों को ज्यादा वो कह रहे हैं क्योंकि टारगेट किया गया है जेडीयू को, पलटू राम है आप लोग। देखिए ये कांग्रेस को गाली देते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सारा पता चल जाएगा घोटाला का, उनके गोद में जाके कांग्रेस में बैठ गए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम सिद्धांतों पर, समय के हिसाब से, परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति में हमने जरूर अपने साथी बदले, लेकिन हमने अपनी नीतियां नहीं बदली। भ्रष्टाचार पे कार्रवाई जारी रहा, सुशासन गर्व से 18 साल से बिहार में चला रहे और देश में गौरव है। बिहार का विकास दर देश में सबसे ज्यादा है, लगातार है, गूगल करके आप देख लीजिएगा इस बात को। नहीं वो ठीक है, हमने साथी चुने थे, हम इसको मानते उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी, और अभी हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो देश में सबसे अच्छा नहीं, देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन एनडीए का कहां रहा? बिहार में रहा। तो हम उनके साथ हैं, खड़े रहे। देखिए इन्होंने जो पलटी मारी, जो आप बार-बार आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने जो पलटी मारी उसको देश की जनता ने, खासतौर पर बिहार की जनता ने, क्योंकि वो उनका राज्य है, उसको स्वीकार कर लिया। इनको और बीजेपी यानी रोहन गुप्ता की पार्टी को और सत्यप्रकाश जी की पार्टी को झोली भर के सीटें दी। आपने भी एक पलटी मारी, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस करा, लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको बुरी तरह से अस्वीकार किया। पंजाब में भी आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आपने तब भी पहले भी इसका जवाब नहीं दिया, अब भी इसका जवाब अगर दे दे तो बेहतर है, क्योंकि देश की जनता सुनना चाहती है। आप इस बात को समझिए कि ये लोग जो इनको नहीं चुनते हैं ना, वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं, वो देश विरोधी हो जाते हैं, वो अयोध्या विरोधी हो जाते हैं। ये इसी किस्म की राजनीति करते हैं, हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के 3.0 अथवा तीसरे कार्यकाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।